अभी अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 6 अंक के क्वेश्चन, और बड़ा आसान चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से देख लें। 6 अंक के क्वेश्चन आने हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो देखते ही उनका हल हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले ये देखो कि रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। रैखिक समीकरण मैंने पहले बताया भी था आपको बहुपद के अंदर कि ऐसी समीकरण जिसमें चर पद की घात मैक्सिमम घात 1 हो। समीकरण चर और अचर पदों से बनता है, और चर पद है जो आपका जैसे x, y, z, इनकी मैक्सिमम घात क्या हो 1 हो, तो उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर एक समीकरण के अंदर 2 चर पद हैं जैसे x और y, तो वो 2 चरों की रैखिक समीकरण कहलाती है। अगर 2 समीकरण हों तो उसको हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो युग्म इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 समीकरण हम इसको लेके चलते हैं। तो इसमें एक मानक रूप दे रखा है रैखिक समीकरण का, वही देखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1, ये है पहली रैखिक समीकरण, जहाँ a1, b1 और c1 क्या है, अचर राशियाँ हैं। अचर राशियाँ का मतलब एक भी हो सकता है, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, ये अचर राशियाँ हैं a1, b1 और c1 की जगह। इसी तरह दूसरी एक रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दूसरी रैखिक समीकरण है। इसमें भी a2, b2 और c2 एक अचर राशियाँ हैं। अचर राशियाँ का मतलब इसकी जगह 4, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। ये मानक रूप है, 2 समीकरण एक साथ लिए हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कहा गया है इसको। ये रैखिक समीकरण युग्म है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेकर के इन रैखिक समीकरण युग्म को समझते हैं। ये देखिए 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण है। इसी तरह एक दूसरी रैखिक समीकरण क्या है, 4x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, ये दूसरी रैखिक समीकरण है। यहाँ पहली रैखिक समीकरण में देखो a1 का मान क्या है, 3 है, b1 का मान क्या है, 4 है, और c1 क्या है, 5 है। इसी तरह दूसरी रैखिक समीकरण के अंदर 4 a2 का मान है, b2 का मान 5 है, और c2 का मान क्या है, 6 है। ये a1, b1 और c1 a2, b2 और c2 के मान हैं। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि एक रैखिक समीकरण से एक रेखा बनेगी, और 2 रैखिक समीकरण है तो उसकी 2 रेखाएं बनेगी। तो इससे भी एक रेखा बनेगी ग्राफ पर अपन बनाना चाहें तो, और इससे भी एक रेखा बनेगी, इसलिए इसको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर इससे बनी हुई रेखा और इससे बनी हुई रेखाएं, क्या ये समांतर हैं, क्या ये आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, या ये एक दूसरे के समपाती हैं। ये स्थितियों को जानने के लिए हम आगे बात करते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं, पहली स्थिति देखते हैं। पहले a1 बटे में a2 और b1 बटे b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, हम a1 का भी मान ले लेंगे और a2 का मान, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। इस तरह b1 और b2 को डिवाइड करके इन दोनों देख लेंगे। अगर ये दोनों क्या बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि दोनों रेखाएं क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। कैसे करेंगी, इस तरह करेंगी प्रतिच्छेद, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जब वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु पर काटेंगी, और इसलिए इसका एक हल होगा। अगर पूछ लेता क्वेश्चन इसके कितने हल होंगे प्रतिच्छेद रेखाओं के, तो उनका एक हल होगा। इसको हमने अद्वितीय हल भी बोल देते हैं, अद्वितीय हल, क्योंकि एक हल है इसका, इसलिए इसका हल संगत हल है। तो क्वेश्चन ये भी कहता है कि रैखिक समीकरण निकाय है, एक संगत है या असंगत है। अगर मान निकल गया x और y का, अगर इनका हल निकल गया तो हम कहेंगे संगत हल है। एग्जाम्पल से भी समझते हैं अपने कि देखो यहाँ a1 का मान 3 है, a1 का मान 3, a2 का मान कितना है, 4, तो 3 बटे में 4। इसी तरह b1 का मान कितना है, 4, और b2 का मान कितना है, बटे में 5 आ जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू। तो अब जब दोनों बराबर नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और कितने हल होंगे, इसका एक हल होगा, ये हल इसका संगत होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए नेक्स्ट स्थिति देखते हैं अपन। ये अपने 2 रैखिक समीकरण दे रखी हैं, इसमें देखते हैं। पहले देखें a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। इसका मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो। ये दोनों तो बराबर हो, लेकिन ये
बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर होंगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए कोई इसका हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो हल असंगत होगा। अगर किसी रैखिक समीकरण का हल नहीं निकलता तो वो हल इसका असंगत होता है, ध्यान रखना। अब एग्जांपल लेते हैं जिसमें यहाँ a1 का मान 3 है और a2 का मान भी 3 है, 3/3, इसका मान 1/1 आ गया, और b1 का मान y के गुणांक क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, b2 का मान भी 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/1 आ गया, ये बराबर है b1/b2, और c1/c2 कितना है, 1/7, ये बराबर नहीं है। एग्जाम्पल देख लिया अपन ने कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे कि रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, इनका कोई हल नहीं है और हल असंगत है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं एक ही स्थिति के अंदर। नेक्स्ट स्थिति के अंदर कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। इसका मतलब तीनों ही आपस में बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हों। जैसे ऊपर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ a1 का मान 3 है, बटे में a2 का मान 6 है, तो इसको काटेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 2, और b1 का मान 2 है और b2 का मान 4 है, इसको भी सरल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और c1 का मान 1 है और c2 का मान 2 है, तो ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि दोनों रेखाएं संपाती होंगी। ये चित्र में देखो दोनों रेखाएं संपाती, एक के ऊपर एक है, देखो ब्लैक कलर की जो रेखा है उसके ऊपर ही रेड कलर की रेखा दिखाई दे रही है, तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, तब वो संपाती रेखाएं होती हैं। तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। इसके अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे और हल संगत होगा। तीन को आंसर है इसके कि हल क्या होगा, संगत होगा। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, हल करना क्या होता है ये देख लें पहले। दो रैखिक समीकरण दे रखे होंगे तो उनको हल करने का मतलब है उन दोनों को आपस में कैलकुलेशन कर x और y का मान निकालना है, हमें x और y का मान निकालना है। इसकी हमारे पास 3 विधियां हैं इस टाइम। कितनी विधि हैं, 3। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है बज्र गुणन विधि। इन तीनों विधियों से हम अपने 2 रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये 2 रैखिक समीकरण युग्म है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि पहली रैखिक समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे, पहली रैखिक समीकरण से हमने क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे और वो x का मान इस दूसरी समीकरण के अंदर x के स्थान पे रख देंगे। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, और इसको हल कर लेंगे, y का मान आ जाएगा, फिर y का मान समीकरण 1 या 2 में इसी में रख के x का मान निकाल लेंगे। इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, 2 चर हैं x या y, तो x या y दोनों में से एक चर का हम विलोप कर देते हैं, उसको किसी न किसी तरीके से हम काट देते हैं, तो और दूसरी जो चर राशि बचती है उसका हम मान निकाल लेते हैं। तो इस तरह ये विलोपन विधि है। तीसरी हम डिटेल से पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, एक एग्जाम्पल भी लेंगे साथ में। वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हमने कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे 8x + 5y - 9 एक रैखिक समीकरण युग्म है, 3x + 2y - 4 तो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। तो हमने इसको कैसे हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। अब देखें x के दोनों तरफ हम इस रैखिक समीकरण युग्म में ये x की रकमें दोनों छोड़ देंगे। अब यहाँ b1 और b2 इसके दाईं तरफ लिखेंगे 5 और ये 2 और -9 इधर लिख देंगे दूसरी साइड में -4 x के दोनों तरफ लिखने हैं ये। अब y के नीचे दोनों साइड में हमने अचर राशियाँ लिखनी है, तो ये दोनों चीज़ें ये 5y और 2y हम छोड़ देंगे। क्या लिखना है हमने, 9 और 4 -9 और -4 तो लिखा हुआ है, तो 8 और 3 लिख देंगे, a1 और a2।
ए के दोनों तरफ हमने अचर राशियाँ लिखनी है, तो एक साइड में तो 8 और 3 लिख रखा है, तो -9 -4 को छोड़ देंगे तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, ये 5 और 2, ये 5 और 2 इधर लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, x बटे में हर लिखना है, बराबर लगाएंगे, y बटे में हर लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, और 1 बटे में हर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा समझ लें। ये देखें x के बटे में कैसे लेंगे, तो x सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को -4 से किया तो ये माइनस के 20 आ जाएंगे, और ये माइनस हम अपने तरफ से लगाएंगे, अर्थात फार्मूले का लगाएंगे, अपनी तरफ से लगाना है। अब 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो गए माइनस के, तो उसको हम ब्रैकेट में 18 लिख देंगे। इसी तरह y का मान, y के हर में क्या लिखेंगे कि -9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आ गया -27, और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये हो गया -32, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस का है। इसी तरह एक चर की जो है ये अचर लिखा है 1, इसके नीचे इसके हर में क्या लिखेंगे, ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 16, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 आ जाएगा। तो इनको हल करके दोबारा लिख देंगे, x बटे में ये आ जाएगा -20 और प्लस के हो जाएंगे 18। इसी तरह बराबर y बटे में क्या आ जाएगा, -27 और प्लस के 32 हो जाएंगे, बराबर 1 बटे में 16 में से 15 गए, ये 1 ही आ जाएगा, 1 बटे में 1। अब आगे देखते हैं। अब इसको हल करें, x बटे में क्या आ गया -20 और प्लस के 18, तो माइनस के 2, बराबर y बटे में आ जाएगा 5 प्लस का, बराबर ये 1 बटे में 1। ये जो है फ्रैक्शन है, इसको पहला फ्रैक्शन मानते हैं, इसको हम दूसरा मानते हैं y बटे 5 और इसको तीसरा मानते हैं। तो पहले हम पहला और तीसरा लेते हैं, पहला और तीसरा, इससे हमारा x का मान निकल जाएगा। कैसे, x बटे में -2 बराबर 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा -2, तो हमारा एक मान निकल गया, x का मान -2। इसी तरह हम y सेकंड और थर्ड को लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y बटे में 5 बराबर 1 बटे 1, तो y का मान आ जाएगा 5। तो हमारे मान निकल गए, हमने ये निकालने थे x और y के मान, तो x का मान तो हमारा निकल गया -2 और y का मान निकल गया 5। इस तरह ये वज्र गुणन विधि से हम हल कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होता, कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2। अब ये कंडीशन हम यहाँ रख लेंगे, a1 का मान है 3 और a2 का मान है 2k-1, x के गुणांक जो होता है 2k-1, तो 3 बटे में क्या आ जाएगा 2k-1 इक्वल टू b1 बटा b2। b1 का मान y का गुणांक 1 और b2 का मान y का गुणांक 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो 2k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब पक्षांतरण करते हैं इंटू 3, तो 2k बराबर हो जाएगा 4, 1 उधर चला जाएगा, तो k बराबर 4 बटे 2, मतलब 2 आंसर आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा 2, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल हैं। अब आप देखें, ये x प्लस वाई बराबर 4, ये x माइनस वाई बराबर 4, तो दोनों को हल करेंगे तो चाहे विलोपन विधि से कर लो चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लो, तो विलोपन विधि से करते हैं अपन। तो ये x प्लस वाई बराबर 4 है और ये x माइनस वाई बराबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को अपने जोड़ते हैं तो ये कट हो जाएंगे, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 3। x का मान 3 है। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, x का मान यहाँ रखेंगे 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 1, तो y का मान आ जाएगा 1, क्यों 3 इधर चला जाएगा तो 4 में से कम हो जाएगा 3, तो 1, तो y का मान 1 और x का मान 3, कौन सा सही है देखो, y का मान 1 और x का मान 3, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 कोई समीकरण है, इसको संतुष्ट करने वाला कौन सा युग्म है, मतलब कौन सा, ये 4 बिंदु दे रखे हैं, इसमें कौन सा बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है, बस ये आपने देखना है। तो हम सभी के मान, जैसे इस बिंदु की बात करें तो इसमें x का मान 1 है, y का मान 2, तो ये मान रख के देख लो यहाँ पे, ये संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब है x की जगह अगर हम 1 रखें तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 इंटू 1 और प्लस y का मान 2 रख लेंगे तो 2, तो 2 दूनी 2 प्लस 2 ये 4 हो जाएंगे। तो 4 लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 हो गया और राइट हैंड साइड में कितना है 6, तो 6 आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो तब ये अपन मानेंगे कि ये संतुष्ट होता है। तो ये संतुष्ट नहीं होता। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये रख के देखते हैं अपने 2 और 1 बिंदु, x का मान 2 को रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 1 ये 5 हो जाएगा टोटल, ये भी संतुष्ट नहीं करता। अब अपन ये रख के देखते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 2 रखेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये टोटल 6 और ये राइट हैंड साइड है 6, तो ये इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ये बिंदु बिल्कुल संतुष्ट करता है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण y माइनस 3/7 माइनस x बटे 2 बराबर 1, इसमें y का मान दे रखा है 10 और x का मान आपको निकालना है। तो सीधा सीधा y का मान यहाँ रख लो, यहाँ 10 रख लेंगे तो 10 माइनस 3 कितना आ गया 7 और 7/7 1 आ जाएगा। 1 माइनस x बटे में 2 बराबर भी 1 है, तो 1 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ये आंसर सही है इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु मान लो 3 वर्ष है तो 3 3 9, तो पिता की कितनी हो जाएगी 9 वर्ष। यदि पिता की आयु x है, अब x मान लिया इसने पिता की आयु और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बतानी है, तो सबसे पहले ये देखें कि पिता की आयु x है तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु इसके x के 3 तिहाई हो जाएगी। पिता की आयु x है तो पुत्र की क्या हो जाएगी x बटे में 3, क्योंकि 3 गुना में कम है उसकी आयु, तो 3x बटे में 3 हो जाएगी और 5 साल बाद पूछ रहा है तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर सही है इसका, ये सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x अक्ष पर बिंदु है। अब आपको ध्यान रखें, अक्ष आगे आपको एक चैप्टर आएगा उसमें समझाएंगे एक्सिस के बारे में। x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, ये ध्यान रख लें, x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो इसमें y का मान 0 कौन से ऑप्शन में है, देखो बी ऑप्शन में है, तो ये सही है। 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। x का मान तो कुछ भी हो सकता है लेकिन y का मान 0 होगा x अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिंदु P 3-4 जिस चतुर्थांश में है वह है। अब कोई बिंदु है, ये आपको अभी बताते हैं। अब देखें कि 3 x का मान 3 है, 3 का मान इधर होगा, x का मान का मतलब 3 इधर होना चाहिए, और y कितना है इसमें -4, ये आगे आके समझाएंगे आपको, एक चैप्टर आएगा -4, तो -4 y इस साइड में होता है, x का मान +3 है और y का मान -4 है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। चतुर्थांश से फोर्थ है तो इसका आंसर फोर्थ में होगा, ये आंसर सही फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, यहाँ पे b1 है, ये तो गलत लिखा हुआ है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 है, तो निरूपित रेखाएं होंगी। आपको पता है कि तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, संपत्ति, रेखाएं होंगी संपत्ति, इसका आंसर संपत्ति है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल। इसके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी दोबारा देखें, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल होते हैं तो रेखाएं क्या होंगी, संपत्ति। अभी ऊपर देखा आप लोगों ने, संपत्ति होती हैं, संपत्ति रेखाएं होंगी तो उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो हल होते हैं अनंत, अनंत भी लिख सकते हैं, अनेक भी लिख सकते हैं इसमें।
अनेक हल होते हैं। समबाती रेखाओं के लिए हल अनेक होते हैं। अभी यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका एक हल होगा। हल होगा तो वो समीकरण युग्म संगत होगा। तो आंसर क्या आएगा? संगत। प्रतिच्छेद करेंगे तो हल एक होगा। जिसका हल निकल जाए उसका हल संगत होता है, सदैव याद रखना, ये संगत होगा। A1/A2 बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू B1 और B2, ये बराबर नहीं है। तो रेखिक समीकरण युग्म जब बराबर नहीं होता तो दोनों रेखाएं क्या कर देंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। तो रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा, इसमें भी संगत आएगा। समांतर रेखाओं का निकाय होता है असंगत। समांतर रेखाओं क्यों होता है असंगत? अभी बताता हूँ आपको। ये रेखाएं समांतर हैं, तो रेखाएं समांतर होंगी तो इसमें कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा तो ये इसका निकाय असंगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + py = 10 के अनंत हल होंगे। तो p का मान आपको बताना है। p का मान आपको बताना है। अनंत हल होंगे तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होते हैं। तो अपन कंडीशन ले लेते हैं। 2/A1/A2 4 बराबर होंगे 3/p, यहीं से उसके वैल्यू आ जाएगी। तो 2p बराबर 12, p बराबर में आ जाएगा 12/2 बराबर p का मान 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6। हमने क्या किया? A1/A2 बराबर B1/B2 लिख दिया और p इसलिए लिखा कि y का गुणनक है ये। बज्र गुणन विधि में दोनों समीकरणों को इस प्रकार लिख लेते हैं कि उनके दाएं पक्ष में स्थित हो जाए। क्या स्थित हो जाए? 0, 0। हमेशा दाएं पक्ष में हमेशा 0 होता है। आपको दिखा देता हूं समीकरण। ये देखो, ये दाएं पक्ष में आपके हमेशा 0 है। ये समीकरण इस तरह लिखते हैं कि दाएं पक्ष में 0 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु P -4 और 5 किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है? तो वही देखते हैं अपन। -4 तो x की वैल्यू कितने हैं? -4, तो इस साइड में होगी। -4 इस साइड में है और y की मान 5 प्लस का है, ये ऊपर लेंगे। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये फर्स्ट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो ये बिंदु सेकंड क्वाड्रेंट में है। अभी तक अपन ने 3 विधियां, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां के बारे में अध्ययन किया था। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। अब एक अन्य विधि है ग्राफीय विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है इसका। ग्राफीय विधि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। तो ग्राफीय विधि से हम किसी भी रेखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं, कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बारे में आप समझेंगे। तो सबसे पहले देखें, इसमें 2 रेखाएं दे रखी हैं। 2 रेखाएं, एक रेखिक समीकरण युग्म 4x - 5y = 20, एक तो ये है, और 3x + 5y = 15, एक समीकरण है। तो दोनों समीकरणों के लिए हमने 2 बॉक्स बनाने हैं। तो बॉक्स इस तरह बनेंगे, x की वैल्यू के लिए और ये y की वैल्यू के लिए। इसी तरह दूसरे समीकरण के लिए भी x की वैल्यू के लिए एक बॉक्स बना देंगे और y की वैल्यू के लिए बॉक्स बनाएंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण को हमने इस तरह लिख दिया y के मान के रूप में। कैसे लिखा है? यहाँ 5y है तो 4x इधर लेके गए, तो 4x। ऊपर वाले समीकरण से हमने y का मान इस तरह निकाल लिया नीचे की। तो देखो y का मान कैसे निकाला है? 5y को इधर ले गए राइट हैंड साइड में और 20 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। तो 4x - 20 हो जाएगा और 5y है, 5 इसके गुणांक में है तो 5 में आ जाएगा। तो y का मान हमने निकाल लिया। इसी तरह इस समीकरण में भी हमने y का मान निकाल लिया। फिर 15 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो क्या हो जाएगा? 15 - 3y और भाग दे दिया हमने 5 से, क्योंकि 5y है। तो ये y का मान हमने इस निकाल दिया। किस समीकरण से? इस समीकरण से हमने इस तरह मान निकाला है। अब हम कैसे अब देखें, समझें कि हमने इस बॉक्स को कैसे तैयार करना है। हमने बॉक्स को कैसे तैयार करना है। अब y का मान हमारे पास है ये,
x के मान हमने अपनी मर्जी से लेने हैं और y के मान हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी मर्जी से x का मान ले लिया 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और नीचे -20 बटे में क्या आ जाएगा 5, तो -4 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये y का मान हमने रख दिया -4। इसी तरह दोबारा हमने अपनी मर्जी से x का मान ले लिया 5, x का मान हमने ले लिया 5, तो 5 रखेंगे, 5 चुके 20, 20 माइनस के 20 हो जाएंगे, तो ये 0 जाएगा, ऊपर डिवाइड करेंगे 5 से फिर 0 हो जाएगा, तो ये y का मान आ गया 0। इसी तरह x का मान हमने माइनस के 5 लिया इस बार, ताकि पूरा कट जाए। मान ऐसे ही लेते हैं अपने, ताकि कोई फ्रैक्शन में ना बचे, कोई भिन्न में ना हो। तो -5 लिए तो माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस के 20, फिर इधर माइनस भी 20 है तो माइनस के क्या हो जाएंगे 40 हो जाएंगे माइनस के, तो डिवाइड कर देंगे 5 से तो माइनस के 8 आंसर आ जाएगा, ये 8 लिख दिया। इसी 3 मान ले लिए। अब इस समीकरण के लिए भी हमने x और y के 3 मान लेने हैं। तो सबसे पहले हमने x का मान 0 अपनी मर्जी से लिया, तो यहाँ 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 15 बटे में 5, क्या आ जाएगा मान 3, ये 3 मान आ गया। इसी तरह x का मान हम अपनी मर्जी से 5 ले लेंगे, तो 5 से 15, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, बटे में 5 0 हो जाएगा आंसर, तो y का मान आ जाएगा 0। इसी तरह x का मान अपनी मर्जी से -5 ले लिया, तो यहाँ पे -5 देखते हैं कैसे, -5 15, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, बटे में 5, 15 30, 30 बटे में 5, तो ये हो जाएगा 6 5 जाए 30, तो y का मान आ जाएगा 6। इस तरह हमने ये दोनों समीकरणों के लिए बॉक्स तैयार करने हैं। दोनों समीकरणों के लिए x और y के मान के लिए बॉक्स बना लिया हमने। अब इन मानों को हम इन मानों से ग्राफ बनाते हैं। कैसे ग्राफ बनाते हैं अब ये समझते हैं। सबसे पहले हम बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं। ये वर्टिकल रेखा खींची है। इसी तरह हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं। एक लंबवत रेखा खींचते हैं। ग्राफ में इस तरह दो रेखाएं खींचते हैं। इस रेखा को हम x कहते हैं, x डैश बोलते हैं। ये x अक्ष है, ये x अक्ष है। इसी तरह y डैश ये y अक्ष है। जहाँ दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को O बोलते हैं, और वो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु है हमारा। तो सबसे पहले इस मूल बिंदु O से हम राइट हैंड साइड में जाते हैं x अक्ष पर। तो ये 0 है, यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और प्लस का 5। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस के 5। इसी तरह ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, ये y के मान है, प्लस के 4 और 5। नीचे की ओर आएंगे तो ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। इस तरह ये सबसे पहले ये आपको बनाना ही है। कोई ग्राफ बनाओ इस तरह का तो आपको एक x और y की रेखा खींचनी पड़ेंगी, और ये उन पर माइनस और प्लस के अंक भी शो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये क्या किया, 0 से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इधर प्लस के आएंगे x के मान और इधर माइनस के x के मान आएंगे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो y के प्लस के मान आएंगे और y के नीचे की ओर माइनस के आएंगे। अब अपन देखते हैं x और y के मान। सबसे पहले देखें x का मान 0 और y का मान कितना है -4। x का मान 0 और -4। ये x का मान है 0
और -4। तो x का मान 0 कहाँ, x का मान 0 इसी बिंदु पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। और y का मान -4 कहाँ है, नीचे की ओर है, देखते हैं। ये -4 ये बिंदु है। तो आप देखें कि कौन सा बिंदु मिला हमें, 0 और -4 ये बिंदु, ये -4 है, ये बिंदु हमें मिले। x का मान 0 और y का मान -4। नेक्स्ट देखते हैं एक कौन सा बिंदु है, 5 और 0। x का मान तो है 5 और y का मान है 0। x का मान 5, पहले x का मान देखते हैं, ये रहा x का मान यहाँ, और y का मान 0। तो 0 ना तो ऊपर जाना पड़ेगा ना नीचे, तो ये ही बिंदु होगा हमारा। y का मान 0 है, क्योंकि x रेखा पर y 0 होता है, तो ये दूसरा बिंदु आ गया। अभी एक स्केल से इसकी रेखा खींच देते हैं। इस तरह स्केल से हम एक रेखा खींचते हैं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। ये हमारी एक रेखिक समीकरण के लिए एक रेखा तैयार हो गई है। अब अपन दूसरी रेखा भी बनाते हैं। दूसरी रेखा के लिए x का मान कितना है, 0। x का मान है 0 और y का मान है 3, यहाँ से लिए हमने। और दूसरा मान क्या है x का, 5 और y का मान है 0। ये दोनों मान हम अभी ग्राफ में दिखाएंगे। देखो x का मान 0, x का मान 0 कहाँ है, x का मान मूल बिंदु पर ही 0 होता है। और y का मान 3 प्लस क्या है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर माइनस क्या है तो नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन ये प्लस का 3 है तो ऊपर की तरफ जाकर के ये बिंदु हमारे पास आ गया। ये x का मान 0 और y का मान 3, ये बिंदु हमें मिला है। इसी तरह x का मान अब 5 है और y का मान 0, तो x का मान 5, ये कंडीशन है, ये बिंदु आएगा। और y का मान 0, तो y का मान इस x अक्ष पर 0 होता है, तो दो बिंदु आ गए हमारे पास, एक ये और एक ये। इन दोनों स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो इस तरह हमारी ये दोनों रेखाएं तैयार हो जाएंगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ x का मान क्या है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर x का मान क्या है, 5 है और y का मान 0 है। तो ये हमारा अभीष्ट हल है, यही हल हमारा अभीष्ट हल है। यही x का मान 5 और y का मान 0। हमने इस ग्राफी विधि से x और y के मान ज्ञात किए हैं। इस तरह हम ये ग्राफ बना करके x और y के मान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 6 अंक के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही आने हैं, बड़ा आसान है। तो पहले देखते हैं निर्देशांक किसे कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के बिंदु की स्थिति बताने वाले संख्याओं को निर्देशांक कहा जाता है। ऐसे संख्याएं जो एक ग्राफ पर बिंदु की स्थिति व्यक्त करते हैं, स्थिति बताते हैं, उसे हम निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, इन्हें निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, तो ये एक अक्ष होता है, एक ये अक्ष होता है, तो इसको x अक्ष को बोलते हैं, इसको y अक्ष, ये ही निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। लिखा भी है x अक्ष कहा जाता है और y डैश को y अक्ष कहा जाता है। तो इनको ही निर्देशांक अक्ष बोला जाता है। अभी आगे और देखते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान दें कि ये हमारा x अक्ष है, ये वर्टिकल जो होता है ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। बीच जहां दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु के में जो बिंदु की स्थिति है वहां 0 0 है, मतलब x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। दोनों अक्ष ग्राफ को 4 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला भाग ये है, इसको हम पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, और इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये ध्यान रखें कि ये पहला होगा, ये द्वितीय होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा।
अब इसमें दोनों ही जैसे जो निर्देशांक है, जैसे 4 और 3 ये बिंदु है, तो इस क्वाड्रेंट में जो बिंदु होगा उनके जो चिन्ह है, साइन होंगे, दोनों प्लस के होंगे, ये ध्यान रख लेना। इसमें पहले वाले जो नंबर के जैसे -4 और 3 जो पहले संख्या होती है उसका माइनस होगा, दूसरी संख्या के प्लस होते हैं। इसमें दोनों माइनस होंगे तृतीय क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में, और चौथे में पहले का प्लस होगा और दूसरी संख्या माइनस होगी, ये ध्यान रखें। तो 4 क्वाड्रेंट में बताया मैंने, ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट आपका। अभी नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये एक निर्देशांक है 3 और 4, बड़ा ही ध्यान से समझ लेना। ये निर्देशांक, इनको बोलते हैं निर्देशांक, एक्स अक्ष की स्थिति और वाई अक्ष की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। 3 एक्स अक्ष पर है और ये 4 वाई अक्ष पर है। पहली जो संख्या होती है वो एक्स अक्ष पर होती है, दूसरी संख्या होती है वाई अक्ष पर होती है, तो हम इसको एक्स और वाई भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये देख लेना, जो पहली संख्या होती है उसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और दूसरी संख्या होती है उसको हम कोटि बोलते हैं। तो यहाँ भुज क्या है? एक्स है, और कोटि क्या है? वाई है। याद करने के लिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, भुज बी से शुरू होता है, भुज बी से शुरू होता है तो बी पहले आता है, और कोटि के से शुरू होती है, के बाद में आता है, तो भुज पहला होता है और कोटि बाद की होती है। तो याद रखना, ये भुज है और ये कोटि है। नेक्स्ट देखते हैं, जहां दोनों अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो 0 0। अब इसका मतलब क्या है? मूल बिंदु में भुज भी 0 होता है और कोटि भी 0 होती है। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसकी कोटि सदैव 0 होती है। मैंने अभी बताया था कि x अक्ष पर सदैव y बराबर 0 होता है, अर्थात कोटि 0 होती है। आपको याद रखना है कि x अक्ष पर कोटि 0 होती है, और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका भुज शून्य होगा। भुज का मतलब x का मान शून्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो बिंदु, अब दो बिंदु हैं, एक बिंदु की स्थिति दे रखी है आपको x1 y1 और दूसरे बिंदु की स्थिति दे रखी है q x2 y2, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? मान लो ये एक रेखा है, ये P है और ये Q है, तो ये दूरी ज्ञात करनी है आपको। इसकी स्थिति बता दी x1 y1 और इसकी स्थिति बता दी x2 और y2, तो कैसे हम इसके बीच की दूरी निकालते हैं? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। P से Q की दूरी हमने क्या करना है? वर्गमूल लेना है। वर्गमूल के अंदर x2 जो संख्या होगी उसमें से x1 को घटा देंगे का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का निशान, फिर y2 में से y1 को घटा देंगे और फिर होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपका दूरी का P से Q की दूरी का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 4 और 5, इधर 3 और 2, ये दो बिंदु हैं। तो x1 कौन सा है? 4, x2 कौन सा है? 3, y1 कौन सा है? 5 और y2 कौन सा है? 2। तो कैसे हम करेंगे? रूट x2 माइनस x1, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 y2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो -1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का रूट। ये आ गई आपकी दूरी। इस तरह हम दूरी फार्मूले का उपयोग करके दूरी निकाल सकते हैं, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, दो बिंदुओं P x1 y1 Q x2 y2 है। रेखा PQ को M1 अनुपात M2 अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने आपको। मान लो ये रेखा है P और Q, ये कोई बिंदु है बीच में, जरूर नहीं बीच में हो, आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये दूरी मान लो M1 है और ये दूरी M2 है, तो इन दोनों दूरियों को इस अनुपात में वो विभाजित करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक। तो उसके लिए हमने फार्मूला दिखाया गया है,
उसके लिए फार्मूला है कि ये m1 है और ये m2 है। तो m1 को हमने x2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस m2 को x1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई उसके हर में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 दोनों को जोड़। ये तो है x के निर्देशांक। y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 को y1 से, बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को कि p के निर्देशांक 1 2 दे दिए और q के निर्देशांक अपने दे दिए 3 और 4। एक ये बिंदु है, इस बिंदु को m1 अनुपात m2 2 अनुपात 3 है। तो इस बिंदु को अपने मान लो n के निर्देशांक बताने हैं। n के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, एग्जाम्पल से अपने समझते हैं। देखो m1 x2, ये m1 है, इसको x2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 है, 2 इंटू 2 4 प्लस में m2 3 है, m2 को x1 से मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, बटे में m1 प्लस m2 में 2 प्लस में 3 दोनों का जोड़ देगा, ये x के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी तरह m1 को y2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से, ये 8 हो जाएगा, प्लस m2 ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 6, बटे नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, इनको हल कर लेंगे तो ये m1 m2 के निर्देशांक आ जाएंगे। 4 प्लस 3 7 बटे में 5 और 8 और 6 14 बटे में 5। ये हमारी भुज है, इस n बिंदु का ये कोटि है n बिंदु की। इस तरह हमने इसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं x1 y1 और q है p x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। आप ध्यान रखें कि मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेंगे तो इसका मतलब अनुपात क्या होता है, 1 अनुपात 1 होता है। तो बहुत ही आसान है कि मध्य बिंदु का मतलब जो इनकी दोनों मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर पूछे हों तो बड़ा ही आसान तरीके से अपने कर सकते हैं कि दोनों के भुज को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, x1 और x2 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। इसी तरह दोनों की कोटि y1 और y2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु P दे रखा है x1 y1, Q दे रखा है x2, ये x2 और y2 है, Q और R x3 y3 दे रखा है। तो बनाने वाले त्रिभुज, एक त्रिभुज बनेगा ऐसे, इसके 3 बिंदु हैं, मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये फार्मूला दे रखा है, इस फार्मूले से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इनका मान रख करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु P5 माइनस 4, इसकी कोटि देखो, अब कोटि तो -4 है, भुज 5 है, तो x अक्ष से दूरी, अब ये देखें, ये 5 यहाँ है और -4 यहाँ, तो ये बिंदु आ गया। अब इसकी x अक्ष से दूरी, ये दूरी होगी, तो कितनी होगी दूरी, 4, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो ये 4 होगी। अब बिंदुओं x प्लस 4 और y प्लस 5 तथा b बिंदु -3 5 कौन से चतुर्थांश में होगा, आपको बताया हुआ है कि -3, जिसका भुज -3 है, माइनस में है और कोटि प्लस में है, तो माइनस और ये प्लस, तो कौन से चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में होगा। सीधा आप देख करके बता सकते हो। ये इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें भुज प्लस होता है और इस भुज माइनस इसमें होता है, सेकंड चतुर्थांश में होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 4 की y अक्ष से दूरी, आप देखें 3 4 बिंदु देखें कौन सा है, 3 इधर ये और 4 इधर, तो ये 4 यहाँ से ये बिंदु होगा, तो ये दूरी कितनी होगी, 3। y अक्ष से दूरी पूछिए तो ये 3 होगी, आंसर इसका सही ये है। -2 1 2 -2 और 5 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन बिंदु दे रखे हैं, -2 1 और 2 -2 और 5 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। अब आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज है। आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपने पहले इन दोनों बिंदुओं को लेकर के ए बी की दूरी निकाल लेनी है, फिर बी से सी, बी सी की निकालने, मान लो ए बी सी 3 बिंदु हैं तो फिर सी ए 3 दूरियां निकाल लेंगे। अगर तीनों दूरियां बराबर हों तो समबाहु त्रिभुज है, 2 दूरियां बराबर हों तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप ये चेक कर लें, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, दोनों दूरी निकालेंगे, 2 दूरी इसमें एक जैसी होगी। एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा ध्यान दें। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात पूछ लेता है जिसमें बिंदुओं 1 -5 व बी बिंदु है -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष को पर विभाजित करता है, वो x अक्ष पर विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 चीजें पूछी हैं, एक तो अनुपात पूछा है और एक उस बिंदु के निर्देशांक भी पूछे हैं। जब अनुपात पूछा हो तो हम सदैव के अनुपात 1 लेते हैं। जब अनुपात ज्ञात करना हो तो के अनुपात 1 लेंगे हम। तो ये बिंदु 1 दे दिया, 1 -5 और दूसरा बिंदु दे दिया -4 5। तो ये एक रेखा है, इसको मान लो P बिंदु पर विभाजित करता है, इसके अनुपात हैं के अनुपात 1। तो आपको बताया था P बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। Y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। देखो Y बिंदु के निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है y बिंदु के निर्देशांक के लिए। तो इस P बिंदु के y बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, क्योंकि y बिंदु के हमें मालूम है कि ये बिंदु x अक्ष पर है। x अक्ष पर होगा तो y का मान हमेशा ही 0 होगा। आपको पता है x अक्ष पर y का मान 0 है। हमें पता है इस बिंदु के निर्देशांक y मतलब कोटि इसकी क्या 0 होगी, तो 0 होगी, इसलिए हमने y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमने क्या किया, m1 कितना है, k को मल्टीप्लाई कर दिया y2 से 5 से, ये y2 है। तो 5 गुना में k प्लस -5 क्या है y1, ये y1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया m2 से, ये m2 है। k m1 है और एक m2 है, बटे में k + 1 मतलब m1 m2। इसके इक्वल हमने रख दिया 0, क्योंकि हमें मालूम है y के मान 0 है। तो हमने एक यहाँ से k का मान निकाल लिया, 1 आएगा k का मान। k का मान 1 आ गया, k का मान 1 आ गया। तो हमने जो अनुपात लिया था, क्या लिया था, k अनुपात 1 लिया था, तो k का मान 1 रख देंगे तो 1 अनुपात में 1 आ जाएगा। इसका मतलब वो बिंदु मध्य बिंदु होगा। अब हमने x का मान निकालना है, करने के लिए आपको बताया हुआ है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये x के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना मतलब भुज ज्ञात करने का है। ये कोटि ज्ञात करने का बताया था पहले, अब भुज ज्ञात करने का। तो ये x2 m1 प्लस m2 x1 बटे m1 m2, इसको हल कर लिया। यहाँ k का मान हमें मालूम आ गया, k का मान पता ही है कितना, 1 है, तो 1 रख दिया यहाँ पे। तो इसको हल करेंगे तो -4 + 1 बटे में 2, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -3 बटे में 2। तो दोनों बिंदु हमें मालूम हो गए, x का मान भी हो गया भुज -3 बटा 2 और कोटि हमें मालूम ही थी 0। क्योंकि कोटि मालूम क्यों थी, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर हमेशा y बराबर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक a और b 2 बिंदु मान लेते हैं। पहला बिंदु 4 -1 है और दूसरा बिंदु -2 और -3 है। तो हमने क्या करना है, इसको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि समान 3 भाग। जैसे अपने देखते हैं अभी ये हमने रेखा खींच ली AB, इसके समान 3 भाग कर लिए। एक भाग ये हो गया, 2 भाग और 3 भाग। 3 भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग। इसको हमने P बिंदु दे दिया, इसको हमने Q बिंदु दे दिया। तो P और Q के हमने निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले अपने P की बात करते हैं। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने M1 और M2 की आवश्यकता पड़ेगी। M1 किस अनुपात में,
ये बिंदु इस रेखा को काटता है, तो m1 अनुपात m2। तो क्योंकि 3 अनुपात हैं, एक अनुपात ये है, एक ये है, एक ये है, तो अगर हम P की बात करें तो क्या अनुपात आ जाएगा, 1 अनुपात 2। जब हम P बिंदु निकालेंगे तो m1 अनुपात m2 क्या लेंगे, 1 अनुपात 2 लेंगे। तो हमने P के निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह जब हम Q की बात करें, अब Q के निर्देशांक निकालने हैं, तो m1 m2 क्या होगा देखते हैं, m1 अनुपात m2। देखें अब 2 भाग इधर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है 2 भाग हैं और राइट हैंड साइड में 1 भाग है, तो इधर 2 ले लेंगे, 2 अनुपात 1। तो हम m1 अनुपात m2 2 अनुपात 1 ले लेंगे। देखते हैं किस तरह क्वेश्चन करते हैं अपन। P बिंदु के लिए देखें, P बिंदु के लिए तो A के अपने निर्देशांक है 4 -1 और B के निर्देशांक है -2 -3। जब हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो m1 अभी बताया मैंने, m1 m2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2। ये दे रखा है 1 अनुपात 2। तो हमने फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1। तो ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2। तो इससे हमने हल करेंगे तो -2 + 8/3 6/3 और ये 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इस भुज आ जाएगा इस P बिंदु का भुज, ये x1। अब y1 इसी तरीके से निकालेंगे, तो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो वही उसी फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। ये आ गया आपका m1, ये y2 प्लस ये हो गया आपका m2, ये y1 बटे में m1 प्लस m2। तो ये -3 -2 बटे में 3, तो माइनस के 5 बटे में 3। ये आ गया आपका कोटि आ गई। किसकी कोटि आ गई, ये आ गई आपकी P बिंदु की। तो P बिंदु की का भुज तो आ गया 2 और कोटि आ गई -5/3। इस तरह हम Q के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। तो Q बिंदु के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1, मतलब m1 2 और m2 1। तो उसके लिए भुज के लिए क्या करेंगे हम, भुज के लिए फार्मूला लगता है ये वाला, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो ये हो गया आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो -4 + 4 बटे में 3। तो ये ऊपर कट गए, 0 आ गया, 0/3 मतलब 0। तो इसका भुज क्या हो गया, ये भुज हो गया 0। किसका, Q बिंदु का। अब Q का हम कोटि निकालते हैं। कोटि के लिए फार्मूला आएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये y2 है आपका, y2 ये m2 y1 प्लस m2 y1। तो Q बिंदु के कोटि के लिए निकालते हैं हम, अनुपात वही है 2 अनुपात 1 m1 m2। तो ये हो गया m1 -3 हो गया y2 प्लस ये हो गया आपका m2 और ये हो गया y1 बटे m1 प्लस m2। ये नीचे आ गया, तो -1 बटे में आ गया 3। तो ये -1 -7 हो गया, -7 बटे में 3। ये आपकी कोटि आ गई, Q बिंदु की कोटि। तो इस तरह बिंदु क्या हो गया हमारे पास, 0 -7/3, जिसमें 0 क्या है, भुज है, और -7/3 कोटि है। इस तरह हम दोनों बिंदु P और Q निकाल सकते हैं।